एक्वायर्ड द मटेरियल, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए ये है कि आपके जितना भी रीडिंग मटेरियल है वो एग्जैक्टली सही पोजीशन के ऊपर होना चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन क्या कहते हैं, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस is a long-standing academic discipline with its own set of theories, perspectives, and methods. It studies aspects of the creation, organizations, management, communications, and the use of recorded information in documents of all kinds, including new forms of digital and immersive documents. आपको पता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई है उसने ना सिर्फ लाइब्रेरी की सर्विसेज बल्कि जिंदगी के तमाम एस्पेक्ट्स के ऊपर असर डाला है। एक वक्त था जब हमारे पास कैटलॉग कैबिनेट हुआ करता था, वुडन कैबिनेट होता था। लोग वहां जाते थे और जाके उसको सर्च करते थे। कार्ड बने हुए थे, उन कार्ड के जरिए किताब जो है वो सर्च की जाती थी, लोकेट की जाती थी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखे जाते थे। बट नाउ द सिस्टम हैज बीन चेंज्ड। अब सूरत हाल ये बन गई है कि अब आप हमारे ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग जो है उसके जाएंगे वहां पे और उसको ही वहां पे अपना कीवर्ड डालेंगे। मिसाल के तौर पर आपको रिसोर्स शेयरिंग पे बुक चाहिए या फिर आपको मार्केटिंग स्किल्स के ऊपर बुक चाहिए, तो आप ओपैक के जरिए खुद ही अपनी बुक तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि अब लाइब्रेरीज में ओरिएंटेशन सेशन चल पड़े हैं। पहले तो ये था ना कि लोगों को आइडिया ही नहीं था कि लाइब्रेरी की सर्विसेज हमने कैसे यूज करनी है। अब ये है कि ओरिएंटेशन सेशन जो है, आप में से कौन कौन लोग हैं जो ओरिएंटेशन सेशन के मुतालिक जानते हैं? एनीवन क्लियर मी? ओरिएंटेशन सेशन के मुतालिक कोई अगर बंदा जानता है तो वो मुझे मैसेज कर दे कि मैं ओरिएंटेशन सेशन के बारे में जानता हूँ, या कितने बंदे जानते हैं मुझे थोड़ा
सॉरी, तो कनेक्शन का इशू आ गया था। एक स्टूडेंट ने पूछा, अच्छा टाइमिंग के हवाले से 12:30 बजे तक वर्कशॉप होगी। तो ये टाइमिंग है, आप 12:30।
ओके, डिस्कनेक्टिविटी का थोड़ा इशू आ रहा है। आई हैव कम बैक। तो हम बात कर रहे थे लिटरेसी सेशन के हवाले से कि किस किस ने लिटरेसी सेशन जो है वो किए हुए हैं। तो एनीवन क्लियर भी कि किन किन लोगों ने लिटरेसी सेशन के बारे में जानते हैं। जो लोग लिटरेसी सेशन के बारे में जानते हैं जस्ट वो मैसेज में लिखते हैं यस, ठीक है। और जो नहीं जानते वो लिखते हैं नो, ताकि फिर हम आगे बढ़े, थोड़ा सा हमें क्लियर हो जाए कि भाई लिटरेसी सेशन के बारे में कौन कौन जानता है, कौन कौन नहीं जानता। ओके, आई हैव सीन मोस्टली पीपल आर अनअवेयर कि लिटरेसी सेशन होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, आप यूं समझ लीजिए कि हमारी जो है जो लाइब्रेरी है, ये समझ लीजिए कि एक इदारा है जिस पे हम अपनी सर्विसेज एंड रिसोर्सेज सेल करते हैं। तस्वुर कर लीजिए। ओके, तो अब हमने क्या करना है, जाहिर बात है कि आपको पता है कि हर चीज की मार्केटिंग चल रही है। अब कोई भी इदारा है वो मार्केटिंग के बगैर नहीं चल सकता। हर चीज पे मार्केटिंग चल रही है। तो अब हमारे जो रिसोर्सेज हैं, मिसाल के तौर पर ये हमारी जो बुक्स हैं ये हमारी रिसोर्सेज हैं। हमारे जो जर्नल्स हैं ये हमारे रिसोर्सेज हैं। हमारी जो डिजिटल लाइब्रेरी है ये भी रिसोर्स है। अब हमने जारी बात है रिसोर्सेज की मार्केटिंग करनी है। अब इस मार्केटिंग का जो पहला इशू है वो ये है, फैक्टर है कि आप मार्केट जब करेंगे तो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हो। अब मैं एकेडेमिया के हवाले से बात करूँ। हमारा जो एकेडेमिक सेक्टर है, एकेडेमिक सेक्टर से मुराद है जो यूनिवर्सिटीज हो गए, कॉलेजेस हो गए, उनके हवाले से बात कर रहा हूँ। जब हमारी सर्विसेज अब हम देते हैं तो ऐसा होता है कि जब स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम आपके कॉलेजेस में आते हैं या यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं तो एक ओरिएंटेशन सेशन होता है। ओरिएंटेशन सेशन के अंदर बाकी डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट के हवाले से बताते हैं। मिसाल के तौर पर एडमिशन डिपार्टमेंट जो है वो एडमिशन के हवाले से बताएगा कि भाई आपने फीस कब जमा करानी है, आपके टोटल सेमेस्टर्स कितने हैं, हर सेमेस्टर की फी कितनी होगी, आपने यूनिफॉर्म पहन के आना है या नहीं पहन के आना है। इसी तरीके से डिसिप्लिन डिपार्टमेंट वाले अपने डिसिप्लिन के हवाले से बताएंगे। फैकल्टी जो है एचओडी वो अब ये बताएगा कि आपको टोटल कितने कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे और कौन से कोर्सेज जो है वो इलेक्टिव हैं और कौन से कोर्सेज जो है वो कंपल्सरी हैं, उनके हवाले से बताया जाएगा। तो जब लाइब्रेरी की बारी आ जाएगी तो लाइब्रेरी में से ज़ाहिर बात है लाइब्रेरियन जाएगा या इंफॉर्मेशन ऑफिसर जाएगा। इन्होंने जाके अपनी लाइब्रेरी के बारे में बताना है कि हमारी लाइब्रेरी की टाइमिंग जो है वो 8 बजे से लेकर 4 बजे तक है। हमारा टोटल स्टाफ कितना है, हमारी लाइब्रेरी की सर्विसेज में हमारे पास कितने जर्नल्स आ रहे हैं, हमारी एक डिजिटल लाइब्रेरी है, डिजिटल लाइब्रेरी जो है उसमें कोई 15 या 16 डेटाबेसेस काम कर रहे हैं। लाइब्रेरी के अंदर आता है तो उसको आइडिया होना चाहिए कि मैंने लाइब्रेरी को किस तरीके से यूज करना है। तो आइडिया कैसे होगा उसको, ज़ाहिर बात है आप उसको जब ओरिएंटेशन सेशन देंगे तो आप बताएंगे अपने ओरिएंटेशन सेशन में। यस एनीवन कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है दोस्त, प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिए। उबैदुल्लाह काइंडली प्लीज, आप क्या पूछना चाह रहे हैं। ओके, तो आप जो है लाइब्रेरी की सर्विसेज के बारे में बताएंगे कि भाई हमारे पास जो है ना इतने कंप्यूटर्स हैं,
और उस पे डिजिटल लाइब्रेरी की एक्सेस है, ठीक हो गया। और जब आप लाइब्रेरी में एंटर होंगे तो फर्स्ट टाइम आपको जो है ना हमारा ओपैक मिलता है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग मिलता है, और उसको आपने ओपैक को कैसे यूज करना है उसका पूरा मैनुअल बताना है। तो जब आप जाके ये पूरी लाइब्रेरी के हवाले में सर्विसेज और रिसोर्सेज के बारे में तारुफ कराते हैं, उसके उसकी सर्विसेज किस तरह से यूज होती हैं, ये सारी चीजें जब जाके आप ब्रीफली स्टूडेंट्स को बताते हैं तो उसको कहते हैं ओरिएंटेशन सेशन। लाइब्रेरी की तरफ से ओरिएंटेशन सेशन टू द स्टूडेंट्स। ओके, क्लियर हो गया आप लोगों को? ये है ओरिएंटेशन सेशन। एक और चीज है लिटरेसी सेशन। अब ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, ओरिएंटेशन सेशन डिफरेंट चीज है, लिटरेसी सेशन डिफरेंट चीज है। अब लिटरेसी सेशन क्या चीज है? लिटरेसी सेशन जो है ये आपका रेज हैंड का ऑप्शन आ रहा है, पता नहीं आपका हाथ लग जाता है या आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, जिसने कुछ सवाल करना है तो काइंडली जो है ना वो मैसेज मुझे कर दे, मैं उसको रिस्पॉन्स कर दूंगा। तो लिटरेसी सेशन ओरिएंटेशन सेशन में आप क्लियर कर दूं, ये जहन में रखिएगा, आपको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओरिएंटेशन सेशन एंड लिटरेसी सेशन। ओरिएंटेशन सेशन एंड लिटरेसी सेशन में जो है बुनियादी फर्क ये है कि मैंने आपको पता नहीं कि लाइब्रेरी के हवाले से जब आप सर्विसेज के बारे में स्टूडेंट्स को बताएंगे कि हमारी सर्विसेज कैसी चल किस तरीके से हम दे रहे हैं, तो उसको ओरिएंटेशन सेशन बोलते हैं। लिटरेसी सेशन का जहां तक ताल्लुक है, लिटरेसी सेशन में ये होगा, लिटरेसी सेशन का ये होगा कि उसमें आप लाइब्रेरी की मिसाल के तौर पर हम सर्च कैसे करते हैं, सर्चिंग टेक्निक्स के हवाले से जब आप जाके सेशन देंगे, वो सेशन आप फैकल्टी मेंबर्स को भी दे सकते हैं, टीचर्स को भी दे सकते हैं, ठीक है, और स्टूडेंट्स को भी दे सकते हैं। अब जब आप अब सर्चिंग टेक्निक से हवाले से उनको बताएंगे कि हमने बुलियन ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, हमने भी बिलफर्ज एक आर्टिकल सर्च करना है लाइब्रेरी साइंस के हवाले से, तो हम जब लिखते हैं कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज और इनको अंडर कॉमर्स कर दीजिए, तो ये आपने एक ऑपरेटर लगा दिया कि जिस जगह या जिस डेटाबेस के अंदर ये चीज आपको मिले तो आपने फौरी तौर पर जो है वो सर्च करके देना है। तो इस तरह की सर्चिंग टेक्निक्स के हवाले से बताना, रिसर्च के हवाले से आप वो उनको बताएं कि आपने रेफरेंसेस कैसे मैनेज करने हैं, रिसर्च में डेटा कलेक्ट कैसे करना है, ये सारी टेक्निक्स जब आप उनको बताते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि आपको आप बेसिकली स्टूडेंट्स को या टीचर्स को या फैकल्टी मेंबर्स को लर्निंग दे रहे होते हैं कि लाइब्रेरी को बेटर वे से कैसे आप यूज कर सकते हैं। अब ओरिएंटेशन क्या हो गया? लाइब्रेरी का बुनियादी तारुफ ओरिएंटेशन सेशन है। लाइब्रेरी को बेस्ट वे से कैसे आप यूज कर सकते हैं वो आपके लिटरेसी सेशन है। क्लियर हो गया? अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी था, आज ये एक जदीद टर्म है और इसके बारे में आपको हाउ नाउ होना बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि सर्विसेज क्या होती हैं, ओरिएंटेशन सेशन क्या होता है, और उसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि लिटरेसी सेशंस हम कैसे देते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा हम बात कर रहे थे डेफिनेशंस के हवाले से। बैकग्राउंड क्या है लाइब्रेरीज का? लाइब्रेरीज हैव existed since ancient times, but only in the second half of the 19th century did library science emerge as a separate field of study. By the second half of the 19th century, Western countries had experienced such a proliferation of books of all sorts that the nature of the librarian's work was rapidly alerted a great field of the study. With the knowledge explosion the 20th century, it was gradually subsumed under the more general field of information science. अगर हम इसकी लाइब्रेरीज की बैकग्राउंड का जायजा लें तो क्लियरली आपको बता दूं कि आपको पता है कि पेपर की इजाद से पहले ज़ाहिर बात है जो इंफॉर्मेशन है वो तो या तो लिखी जाती थी दरख्तों के पत्तों के ऊपर लिखी जाती थी या फिर जानवरों के चमड़ों के ऊपर लिखी जाती थी, ठीक है। इस तरह के सोर्सेस जो है ना वो यूज होते थे
अब ज़ाहिर बात है इंफॉर्मेशन ज़्यादातर हम कुरान की तदवीन को ही ले लें तो सबसे पहले हुफ़ाज़ कराम जो थे उन्होंने ज़बानी कुरान को अपने सीनों में रखा हुआ था। तो अब इस कुरान की लाइब्रेरी उनके सीने ही हो गए। पेपर की इजाद के बाद आपकी जो है ना एक्चुअल लाइब्रेरी की सूरत हाल आई और 19th सेंचुरी के अंदर बुनियादी तौर पर लाइब्रेरी ने अपनी ओरिजिनल शेप अख्तियार की और पता चला कि एक लाइब्रेरी कोई ऐसी लोकेशन होती है जहाँ पे जाकर आप अपनी नॉलेज को इनरिच कर सकते हैं, अपने इल्म को बढ़ा सकते हैं। तो पुराने वक्तों में अगर हम देखते हैं तो सिकंदरिया लाइब्रेरी थी, बैतुल हिकमत लाइब्रेरी थी। इन लाइब्रेरीज ने बुनियादी तौर पर ज़ाहिर बात उस वक़्त के जो बादशाह थे, उस वक़्त के जो हुक्मरान थे, उनका इंटरेस्ट था, वो इस बात को समझते थे कि अगर आप लोगों ने साइंस एंड इंफॉर्मेशन में टेक्नोलॉजी में तरक्की करनी है या फिर आपने इकोनॉमिकल ग्रो करना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे लोग बैठ के स्टडी कर सकें, अपना नॉलेज बढ़ा सकें और इजादात में इजाफा कर सकें। व्हाट इज इंफॉर्मेशन साइंस? इंफॉर्मेशन साइंस या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस डिफरेंट नाम्स है, नोमेनक्लेचर इनका विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होता रहा है। यहाँ पे है व्हाट इज इंफॉर्मेशन साइंस? इट इज अ डिसिप्लिन दैट डील्स विद द प्रोसेसेस ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन। ये दो चीजें आप याद रख लें, ये बल्कि तीन चीजें होती हैं। एक होता है यानी कि आप अब क्योंकि ज़ाहिर बात है मैंने आपको पहले भी कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा फ्लो आ गया है, तो उसके फ्लो की वजह से अब हमारी जो सर्विसेज का स्ट्रक्चर है, जो वे ऑफ सर्विसेज हैं, वो डेफिनेटली चेंज हो गई है। अब कैसे चेंज हो गई है कि आपके पास जब इंफॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्विजिट करते हैं, यानी एक्विजिशन प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं। आप इंफॉर्मेशन को एक्विजिट करते हैं, फिर उसको स्टोर करते हैं, स्टोर करने के बाद फिर उसको रिट्रीव करते हैं। अब ये तीन प्रोसेस ये ज़हन रखिएगा, मतलब इंफॉर्मेशन को क्या करना, कलेक्ट करना, प्रोसेस करना, स्टोर करना और उसके बाद फिर उसको रिट्रीव करना। रिट्रीव करना क्या होता है कि जब आप ज़ाहिर बात है एक साइड पे तो आप डेटाबेसेस मैनेज कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर डेटाबेसेस कैसे मैनेज कर रहे हैं? आपके अखबारात के अंदर डेली बुनियाद के ऊपर आर्टिकल छपती हैं, आप उन आर्टिकल को डाउनलोड करके एक डेटाबेस बना रहे हैं या फिर आप पीडीएफ बुक्स परचेज कर रहे हैं और बुक्स को जो है ना आप एक सॉफ्टवेयर को दे देता हूँ, डी स्पेस की बल्कि मिसाल दे देता हूँ। डी स्पेस में आप पीडीएफ की बुक्स रखते जा रहे हैं। अब बुक्स पहले आपने परचेज की, परचेज करने के बाद आपने डी स्पेस सॉफ्टवेयर यूज किया जो डी को मैनेज कर रहा है। अब उस सॉफ्टवेयर के अंदर आपने क्या किया, बुक्स को स्टोर किया। अब स्टोर करने के बाद आपने क्या किया, स्टोर करने के बाद फिर आपको रिट्रीविंग प्रोसेस आता है। क्योंकि अगर रिट्रीविंग प्रोसेस आपका सही नहीं होता तो इसका मतलब है कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो सारी की सारी जाय हो गई। रिट्रीविंग प्रोसेस असल ये है कि आपका जो एंड यूजर है या इंफॉर्मेशन कंज्यूमर है उस तक आपके इंफॉर्मेशन पहुंचना जरूरी है, अदरवाइज आपकी पिछली जितनी भी ऑपरेशन हैं सारे के सारे बेकार चले जाएंगे। तो इंतहाई आपका जो ये जो बंदा है ना जिसने स्टोरेज करना है, डेटा स्टोर करना है, एक्चुअली ये सारी गेम होती है कीवर्ड्स की। आप किसी भी जगह के ऊपर हैं तो आपने कीवर्ड्स स्ट्रॉन्ग लगाने हैं क्योंकि आपकी जो सर्च है या डेटा रिट्रीव होगा वो आपकी कीवर्ड्स की बुनियाद पे होगा। जितने अच्छे कीवर्ड्स लगे होंगे और एक कीवर्ड जनरेटर जो है ना वो एक एक्सपर्ट बंदा होना चाहिए। किताबें खरीदना कोई इशू नहीं है, कोई भी खरीद लेगा। पीडीएफ में परचेज करना कोई मसला नहीं है। उसको फिर जो है जब आप स्टोरेज कर रहे होते हैं उस वक्त पूरी उस किताब का ऑब्स्ट्रैक्ट का आपको पता होना चाहिए, ताकि उसके कंटेंट का पता होना चाहिए। उसी कंटेंट से आपने सब्जेक्ट हेडिंग्स निकालनी है और अपने डेटाबेस में डालनी है, फिर वहां से जो है ना आपकी बुक्स रिट्रीव होगी। तो आपका जो कीवर्ड जनरेटर है बंदा है जिसको ये जिम्मेदारी आप दे रहे हैं वो बड़ा एजुकेटेड और स्मार्ट होना चाहिए, ताकि बाद में जब हमें बुक की जरूरत पड़े तो वो बुक मिल भी सके। तो ये है इट इज अ डिसिप्लिन दैट डील्स विद द प्रोसेसेस ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन। It brings together concepts and methods from disciplines as library science, computer science, and engineering
and linguistics and psychology in order to develop techniques and devices to aid in the handling. That is in the collection, organization, storage, retrieval, interpretations and use of information. ये लास्ट वाली लाइन बड़ी तवज्जो तलब है, जरा गौर से देखिएगा। कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन यानी पहले आपने एक्विजिशन प्रोसेस करना है, एक्विजिशन प्रोसेस करने के बाद फिर आपने उसको ऑर्गेनाइज करना है, ऑर्गेनाइज करने के बाद फिर आपने उसको स्टोर करना है, स्टोर करने के बाद फिर उसकी जो आखिरी शेप है वो है रिट्रीवर, कि आपकी इंफॉर्मेशन रिट्रीव भी होनी चाहिए यानी वापस भी मिलनी चाहिए, रिट्रीविंग प्रोसेस और इंटरप्रिटेशन। और जाहिर बात है फिर उस रिट्रीवल के बाद भी अगर कहीं पे लाइब्रेरियन की जरूरत पड़ती है तो उसको इंटरप्रेट भी करे, बताए भी सही कि ये इंफॉर्मेशन आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आइएगा। नेक्स्ट स्लाइड है LIS एजुकेशन, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यानी कि लाइब्रेरी LIS is the academic and professional study of how information and information carriers are produced, disseminated, discovered, evaluated, selected, acquired, used, organized, maintained, and managed. The first American library science school was founded at Columbia University by Melville Davey in 1887, followed by Gotting. Chairman, University of Punjab stands the third position in world ranking. Asadon Dickinson and Lala Babu Ram played their active and prominent role in initiative LIS education in subcontinent. अगर हम बरसगीर की बात करें तो इस बरसगीर के अंदर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस में जिन लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है उसमें हमारे जो S.R. रंगानाथन हैं उन्होंने भी बड़ा काम किया है, और ऐसा डॉन डिग्गनसन और लाला लाबू रैम, इन लोगों ने, इनकी बड़ी खिदमात हैं बरसगीर की सतह पे हमारे इस एशिया कंट्री के अंदर, एशिया के अंदर, बरआज़म एशिया के अंदर। स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप डेवलप्ड फ्रॉम प्रोफेशनल ट्रेनिंग programmers in the last part of the 20th century during the 1960s. अब ये जो पहले तो सिर्फ ये था ना कि आपको एक ऐसी दरसगाह लाइब्रेरी को कहा जाता जहां से आप नॉलेज गेन करते हैं, लेकिन ये एक डिपार्टमेंट कब बना, यानी अब जाहिर बात है इसको, ये एक नॉलेज भी है ना, इसको इसकी स्टडी भी होनी चाहिए। लाइब्रेरियनशिप क्या है? तो जो लाइब्रेरियनशिप की स्टडी है, यानी अब पहले तो सिर्फ सारे लाइब्रेरियन ही बन जाते थे ना, लाइब्रेरियन बनाने के लिए किसी दरसगाह की भी जरूरत होनी चाहिए। तो जब लाइब्रेरियनशिप बतौर एक डिपार्टमेंट बना या बतौर एक एकेडमिक सेक्टर बना जहां से लोग फारिग तहसील होते थे, वो 1960s के अंदर बुनियादी तौर पर उसको शेप मिली। By the 1990s, nearly all US library schools added information science to the name. In 1997, Denmark's English Royal School of Librarianship was changed to the Royal School of Library and Information Sciences. यानी फिर 1990s में जाके लाइब्रेरियनशिप को भी चेंज कर दिया गया, यानी लाइब्रेरियनशिप जो है इसको एक जदीद नाम दिया गया, इंफॉर्मेशन साइंसेस का नाम दिया गया, इंफॉर्मेशन साइंसेस का नाम, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यानी लाइब्रेरी की अब इसमें दोनों चीजें कवर हो जाती हैं। लाइब्रेरी से मुराद क्या? आ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट इन अ सिस्टमेटिक मैनर, ये तो लाइब्रेरी हो गई। अब इंफॉर्मेशन साइंस क्या है? अब उस जो मालूमात हम लोगों को देते हैं, जो सर्विसेज हम लोगों को देते हैं, अब देखें ना, अगर एक किताब एक कमरा और वहां पे हम जाके 10,000 किताबें रख लें और जिसका दिल चले उसको कहीं जाए अपनी किताब उठा के अपनी इंटरेस्ट की किताब ले लें, इट विल बी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल हो जाएगा कि
कौन सी किताब किधर से मिलेगी, उसका कोई सीक्वेंस ही नहीं जनरेट होगा। उसके लिए जरूरी है कि किताबों को, इसको इंफॉर्मेशन साइंस, अब हमें जो किताबें क्लासिफाइड करके रखते हैं, या फिर इसको हम ओपेक से सर्च कराते हैं, या फिर हम ये रिसोर्स शेयरिंग करते हैं, या फिर हम ये आर्टिकल तलाश करके देते हैं, या हम बुक का कोई खास चैप्टर निकाल के देते हैं, तो ये क्या है, ये क्विक सर्विस है। और ये जो है, ये सर्विस जो है बुनियादी तौर पर ये इंफॉर्मेशन साइंसेज ही कहलाती है। तो ये जरूरी है कि हमें क्लियर होना चाहिए कि लाइब्रेरियनशिप और लाइब्रेरी साइंस, इसमें बेसिकली फर्क क्या है। और उसके अलावा आपको ये चीजें जहन में होनी चाहिए कि लाइब्रेरियनशिप क्या है और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस क्या है, इसके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए, लाइब्रेरियनशिप क्या है, एक प्रोफेशन है। और कोई आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये पहले तो इसका नाम लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंसेस था, ये लाइब्रेरी ही काफी क्यों नहीं है, इंफॉर्मेशन साइंसेस क्यों आपने साथ लगाया है। तो वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इंफॉर्मेशन साइंसेस बुनियादी तौर पर ये है कि जब हम अपनी नॉलेज को एक सिस्टमेटिक मैनर से अरेंज करते हैं और उसके बाद हम यूजर तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, तो बुनियादी तौर पर वो इंफॉर्मेशन साइंस है, क्योंकि उसमें एक साइंटिफिक मैनर आ जाता है। देखिए, एक अब हम अ, अभी आप फील्ड में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे बेसिक बुनियादी तौर पर इंफॉर्मेशन साइंस हम क्यों कह रहे हैं। अभी तो क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, जब आप किसी सीट पे बैठेंगे और आपको कोई क्वेरी जनरेट होगी, तो आपने उस क्वेरी के जवाब में जब कोई आर्टिकल ढूंढ के उनको बताना है, वो आर्टिकल कहाँ से आपने तलाश करना है, कैसे तलाश करना है, और उस आर्टिकल की तलाश के ऊपर कितनी आपको मेहनत करनी पड़ती है, तो उसका ये फायदा होगा कि आपको कम से कम इतना पता चल जाएगा कि एक इसको इंफॉर्मेशन साइंसेस क्यों कहते हैं। और डिग्री प्रोग्राम्स ऑफ एलआईएस, मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस। अब हम चलते हैं आगे कि भाई लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंसेस के अंदर कौन कौन सी डिग्रीज होती हैं, और आखिरी जो सबसे बड़ी डिग्री है वो कौन सी डिग्री है। A master in library science is a relatively new degree according to the American Library Association. The degree is often referred to as the MLIS, the Master in Library Sciences. Here are various other names for ALA accredited degrees. They include, अब इनके नाम क्या क्या हो सकते हैं। जो हमारी लाइब्रेरी साइंस की मास्टर डिग्री है, ये मुख्तलिफ नेमनक्लेचर के साथ इसका नाम आता है। मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज भी है कहीं पे, मास्टर ऑफ लाइब्रेरियनशिप भी है, मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन स्टडीज भी है, और कुछ जगहों के ऊपर इसका नाम मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस भी आया है। बैचलर डिग्री के बारे में अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स मस्ट कंप्लीट अबाउट 120 क्रेडिट्स इन approximately 4 years to earn BSLIS completion of general education subjects, core course, cooperative education credits, and electives may be required. Core courses that may be included are, जो हमारी बैचलर की डिग्री है उसमें अप्रोक्सीमेटली 120 क्रेडिट आवर्स जो है वो पूरे करने पड़ते हैं। और अगर हम देखें कि इसको क्या क्या नाम दिए गए हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, इंडेक्सिंग एंड ऑब्स्ट्रक्टिंग, लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन, रिकॉर्ड मैनेजमेंट और रिसर्च मेथड्स, ये नाम जो हैं बैचलर डिग्री के हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं मास्टर डिग्री, एमएस या एमफिल। A master's degree in library sciences is
appropriate for nearly all librarians, including technical service librarians, research librarians, and community librarians. The programs usually last 1 2 years and include professional library internship. The degree name that is awarded depend on the institution. Programs to consider include इसमें मास्टर डिग्री के बाद आपका एमएस प्रोग्राम भी होता है और एमफिल भी होता है। एमफिल और एमएस, एमएस का मतलब ये है कि मास्टर इन साइंसेज यानी कि लाइब्रेरी साइंसेज, एमएस इन एलआईएस मास्टर ऑफ साइंसेज इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, और एमफिल मास्टर इन फिलोसफी। तो ज्यादातर जो इसको जो एमएस लोग करते हैं उसमें थीसिस वर्क नहीं होता, ज्यादातर तशखीस तरीके से है। और एमफिल वो लोग होते हैं जिनका थीसिस वर्क होता है, वो एमफिल कहलाते हैं। और इसमें जो डिग्रियों के नाम है वो है मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंसेज, मास्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन साइंसेज, मास्टर ऑफ साइंस इन लाइब्रेरी साइंसेज। तो ये डिफरेंट नाम है जो इनको दिए गए हैं। अगर हम जायजा लें कि हमारे डॉक्टरेट की डिग्री की क्या सूरत हाल है, तो those with interest in advanced college level teaching, library administration or information science research might consider a doctor या PhD in LIS। और आपको तो ये ज़ाहिर बात है, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है कि पीएचडी डिग्री किस लिए हम करते हैं और उसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है। तो पीएचडी डिग्री ज़ाहिरी बात है, ये एक रिसर्च ओरिएंटेड डिग्री होती है और इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो पीएचडी करें। पीएचडी बेसिकली बुनियादी तौर पर आपका वो जिस एरिया के अंदर पीएचडी कर ले, आप यूं समझ ले कि उस एरिया का वो डॉक्टर है, उस एरिया का वो सर्जन है, उस एरिया का वो एक्सपर्ट है। अब हमारे दिल का जो है कार्डियोलॉजिस्ट भी होता है, जिसको हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। इट मीन्स कि हमारे जिस्म की जो बॉडी का दिल है उसका वो एक्सपर्ट है। इसी तरीके से जब पीएचडी बंदा करके आता है, वो पीएचडी रिसोर्स शेयरिंग में कर रहा है, वो पीएचडी क्लासिफिकेशन में कर रहा है, वो पीएचडी किसी भी डिसिप्लिन के ऊपर कर रहा है, किसी खास एरिया के ऊपर। तो इस मतलब है कि वो जो एरिया है उस पीएचडी डॉक्टर का, उसका वो डॉक्टर भी है और एक्सपर्ट भी है और सर्जन भी है। और ज़ाहिरी बात है उस एरिया के ऊपर ही वो ज्यादातर काम करता है, अपनी रिसर्च देता है। और इनका बुनियादी तौर पर काम कहाँ से ज्यादा शुरू होता है? इनका काम बुनियादी तौर पर वहां ज्यादा स्टार्ट होता है कि जब आप कोर्स डिजाइन कर रहे होते हैं, कुरिकुलम डिजाइन कर रहे होते हैं। अब ये देखें, विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें चीजों को चेंज करना पड़ेगा। अब मैं माजरत के साथ कहूंगा कि हमारे फर्स्ट ईयर में मिस्टर चिप्स के नाम से एक वो चैप्टर है, मिस्टर चिप्स के नाम से एक पूरी बुक है, बल्कि नॉवल जो है वो मैंने भी मिस्टर चिप्स पढ़ा है, मेरे पता नहीं वाले साहब के दौर में भी शायद हो। कहने का मकसद ये है कि अब उसको हटा देना चाहिए। अब क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से सारी चीजें जो है ना वो जदीद होती जा रही हैं और हमें अपना कुरिकुलम भी डिजाइन करना पड़ेगा। अब बहुत से लोगों को RFID का भी पता नहीं है, भाई RFID क्या होता है। उसकी वजह से जब हमारा कुरिकुलम ही डिजाइन नहीं होगा, आगे भी हम नहीं पढ़ेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि RFID क्या चीज है। आप में से कोई लोग हैं जिनको RFID का पता है? आप ग्रुप मैसेज में यस नो कर दीजिए ताकि फिर उसके बारे में बता सकूँ। व्हाट इज RFID, काइंडली क्लियर करें।
अच्छा ठीक है, गुड हो गया यार। दो दो स्टूडेंट्स ने ना सही जवाब दिया है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि इन्होंने गूगल से देख के जवाब दिया है या वैसे इनको पता था। खैर अल्लाह बेहतर करेगा। आई होप कि इनको नॉलेज होगा। खैर एनीवे हम आगे बढ़ते हैं। गूगल जिंदाबाद। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन ये जो हमारा है, इसका बुनियादी ये चीज होती है कि अ, अब हमारे ना, पहले आपने देखो अगर लाइब्रेरियों में ना गेट के ऊपर जो है ना बंदा बिठाया जाता था जो आपकी बुक चेक करता था कि बुक कोई लेके जा तो रहा है या नहीं लेके जा रहा, ठीक है। उसकी जगह पे अब एक जदीद हमारे पास RFID सिस्टम आ गया। इस RFID सिस्टम के दो फंक्शन होते हैं, ये क्लियर आपको बता दूं। ये ठीक बच्चों ने बताया है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन बच्चों ने बताया या गूगल ने बताया, एनीवे खैर फिर भी जिन्होंने बताया वेल डन। एक तो ये है कि जब हम अपनी बुक के अंदर एक चिप लगाते हैं, हर बुक के अंदर चिप लगाते हैं, और हमारा एक ये RFID सिक्योरिटी सिस्टम होता है, सिक्योरिटी गेट उसको बोलते हैं। और ये लाजिम होता है कि कोई भी बंदा जब बुक इशू करवाता है तो उसी गेट से ही गुजरेगा। जब उस गेट से गुजरता है तो क्योंकि आपकी बुक के अंदर एक चिप लगी होती है, अगर उस चिप का ये काम होता है, अगर वो बुक इशू हुई है तो फिर वो चिप चिप जो है वो साउंड नहीं देगी और बंदा गेट से आराम से गुजर जाएगा। अगर बुक इशू नहीं है, उस प्रोसेस से नहीं गुजरी और बुक वैसे ही चोरी होके जा रही है, या वैसे कोई बंदा बगैर इशू करे जा रहा है कि मैं क्लास में पढ़ा के आपको वापस करा चाहता हूँ, वो चोरी तो नहीं है ना, पूछ के जा रहा है। लेकिन ये कुछ इशू नहीं कराई कि मैं क्लास में लेक्चर देना, लेक्चर दे के वापस ले जाता हूँ आपको। जैसे ही वो उस गेट से क्रॉस करेगा तो साइलेंट हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि इसके हाथ में जो बुक है ये इशू इसने नहीं कराई। अब दो ही फैक्टर है, या वो पूछ के जा रहा था लेकिन इशू नहीं कराई थी, या एक फैक्टर ये है कि वो चोरी कर रहा था। तो इस तरीके से आपका जो RFID सिस्टम है वो अलर्ट करता है आपको कि आपका जो प्रोडक्ट बाहर जा रहा है वो बेसिकली इशू नहीं हुआ हुआ। और दूसरा इसी का RFID सिस्टम का दूसरा जो ऑपरेशनल एक इसका एस्पेक्ट भी होता है। ऑपरेशनल, एक तो ये सिक्योरिटी गार्ड वाला आपको बता दिया, ऑपरेशनल एस्पेक्ट ये होता है, अगर आप लोग इस्लामाबाद के मुकीमी हैं और यहाँ इस्लामाबाद में रह रहे हैं तो आप कॉमसेट यूनिवर्सिटी का विजिट कीजिएगा। कॉमसेट यूनिवर्सिटी में RFID सिस्टम जो है ना वो वर्किंग है। वहां भी ये है कि RFID सिस्टम ही, आप खुद जाते हैं बाय सेल्फ, अपनी बुक उठाते हैं शेल्फ से और मशीन के पास जाते हैं और अपना ID लिखते हैं और आप कहते हैं कि जी मेरे इस ID के ऊपर ये बुक जो है ना वो इशू होनी चाहिए। तो आप इशू वाला बटन प्रेस करते हैं, वो बुक आपके नाम पे इशू हो जाती है, आप बुक लेके वापस आ जाते हैं। इसी तरीके से जब आप बुक वापस रिटर्न करते हैं तो फिर भी आप इटसेल्फ यानी बाय सेल्फ आप खुद जो है वहां चले जाते हैं और उसी ट्रे में बुक रखते हैं, आपकी बुक रिटर्न हो जाती है वापस जो है ना। उनके जो शेल्वर्स हैं वो खुद बुक उठाते हैं और जाके बुक जो है ना वो अपनी शेल्फ में पहुंचा देते हैं। तो ये है RFID सिस्टम के फंक्शंस, ये जदीद फंक्शंस हैं। तो इन चीजों का जो है ना वो आपको आइडिया होना चाहिए। अब क्योंकि यूट्यूब का दौर है, गूगल का दौर है, एडवांसमेंट है, तो आप अच्छा, आप सबसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ना जो टॉप टॉप यूनिवर्सिटीज है ना जिनमें आप रिफाइंड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को विजिट करें, आप कॉमसेट यूनिवर्सिटी को, आप चार चार पांच पांच बंदे ना ग्रुप बना लिया करें, ठीक है। तीन तीन चार चार लोग, बेशक आप में से जहरी बात है कुछ बच्चियां भी होंगी, वो अकेले नहीं जा पा रही होगी, तो लेडीज जो है ना अलग से, बच्चियां अलग से जो है ना, वो गर्ल्स जो है वो चार चार पांच का ग्रुप बना लें और कोई टैक्सी वगैरह या कोई इस तरीके से कोई गाड़ी वगैरह करवा ले ताकि आप लोगों के एक्सपेंसेस भी कम पड़े। तो आप ना एक हफ्ते में एक या दो हफ्तों में एक विजिट जरूर कर लिया करें किसी अच्छी यूनिवर्सिटी का। पहले उस यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन को या हेड को इन्फॉर्म कर दें कि हम विजिट करना चाह रहे हैं, या वैसे भी अगर चले जाएं तो आपको विजिट करवा देंगे, कोई ऐसा इतना इशू नहीं होता। और दूसरे नंबर पर ये है कि जो मेल हैं स्टूडेंट्स, उनसे भी यही गुजारिश है कि आप लोग भी विजिट किया करें, आप भी यूनिवर्सिटी को जाया करो, उससे आपको बड़ा नॉलेज आएगा। अब RFID सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है आप वहां जाएंगे तो आपको पता चलेगा। मैं यहाँ से आपको थ्योरेटिकली तो बता सकता हूँ लेकिन प्रैक्टिकली जब तक आप नहीं देखेंगे तो आपको आइडिया नहीं होगा। वैसे ही है जिस, अब जिस बंदे ने जहाज में सफर नहीं किया हुआ वो
जितना भी बताता रहे कि जहाज इस तरह से उड़ान भरता है, इतनी उसकी आवाज होती है, जहाज में बैठ के आप मोबाइल यूज कर सकते हैं, जहाज में बैठ के आप मोबाइल यूज नहीं कर सकते, जहाज में डिस्टॉर्शन कितनी होती है, शोर कितना आता है, और बेल्ट ना बांधे तो उसके क्या नुकसान है ना, जितना भी आप बता लें, जब तक वो जहाज में खुद बंदा सफर नहीं करेगा उस वक्त तक उसको आइडिया नहीं होगा। लेकिन ये है कि जब आप जहाज में सफर कर लेते हैं तो फिर आपको आइडिया हो जाता है, आप उसके मुतालिक एक सफरनामा अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो लाइब्रेरी को जरूर विजिट किया करें। और तीसरी एक इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि लाइब्रेरियनशिप के अंदर आप चाहते हुए या ना चाहते हुए, देखिए दो किस्म का, मैंने बहुत से लोगों से पूछता हूँ कि आप लाइब्रेरी साइंस में कैसे आए, उन्हें कहा जी इत्तफाकन आ गए। इत्तफाकन आ गए जी लाइब्रेरी साइंस में, मतलब हमारा दिल नहीं था। मोस्टली पीपल मुझे यही कहते हैं कि भैया हम इत्तफाकन आए। तो कोई बात नहीं, आप इत्तफाकन भी आ गए हैं तो ये उतना बुरा पेशा नहीं है, बहुत जबरदस्त प्रोफेशन है। आप आ गए हैं, बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये सादत नसीब होती है कि वो किताबों के दरमियान यानी इल्म के दरमियान में बैठा होता है। तो आप इल्म के दरमियान में बैठे होते हैं और ये अच्छी फील्ड है। देखिए इसमें ये नॉन करप्ट, देखिए आप किसी FBI डिपार्टमेंट में बैठे हों या किसी और इदारे में, बहुत से ऐसे इदारे हैं जहाँ पे करप्शन के एलिमेंट्स ज्यादा होते हैं। हमारे यहाँ अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारी इस फील्ड के अंदर ना करप्शन नाम की कोई चीज भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि एक दूसरे को एडजस्ट कराने में भी हमारे प्रोफेशनल्स लोग जो है ना वो खासे जो है ना सरगर्म होते हैं, एक दूसरे को एडजस्ट भी कराते हैं। तो इस फील्ड को जो है ना आपने बड़ा थॉरली स्टडी करना है, ठीक है। आपके पास ना फ्रेश इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो मैं आपको बता रहा था, आप जिन यूनिवर्सिटी जो लोग इस्लामाबाद में मौजूद हैं वो कॉमसेट को विजिट करें, वो रिफा को विजिट करें, वो नस्ट यूनिवर्सिटी को विजिट करें, वो बहरिया यूनिवर्सिटी को विजिट करें। ये चार पांच जो मैंने आपको यूनिवर्सिटीज आपको बताई हैं, ये मॉडर्न लाइब्रेरीज हैं और मॉडर्न सतह के ऊपर ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने इनको विजिट जरूर करना है, विजिट से आपको बहुत फायदा मिलेगा। खाली थियरी पढ़ने से जो है ना वो आपका नॉलेज इतना ज्यादा एक्सपेंड नहीं होगा जितना विजिट करने से होगा। तो हमारी बात चल रही थी कि भाई बुनियादी तौर पर PhD लेवल के ऊपर एक डॉक्टर का क्या काम होता है। तो बुनियादी तौर पर डॉक्टर का जो काम है वो यही होता है कि उसने कुरिकुलम डिजाइन करना है। अब हमारे यहाँ भी बहुत सी यूनिवर्सिटियों के अंदर वही पुराना कुरिकुलम पढ़ाया जाता है, मतलब हमें डी स्पेस के बारे में नहीं बताया जाता, हमें जो है कोहो सॉफ्टवेयर के मुतालिक नहीं बताया जाता। तो ये चीजें जो है ना क्लियर होना चाहिए। अच्छा, सॉफ्टवेयर जो कोहा सॉफ्टवेयर है ना, ये इसके बारे में कौन कौन जानता है, ये जरा बताइएगा, कोहा सॉफ्टवेयर के बारे में कौन कौन जानता है। मैसेज पे रिस्पॉन्स कीजिए कि कोहा सॉफ्टवेयर के बारे में कौन कौन जानता है और कौन नहीं जानता है, यस और नो भी। अच्छा ठीक है, मोस्टली पीपल जो है वो अनअवेयर हैं इससे। तो कोहा सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी को मैनेज करने का एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और ये जदीद सॉफ्टवेयर है और ये सबसे बड़ी बात है कि ये फ्री जो है ना अवेलेबल है, ठीक है, इसके ऊपर कोई चार्जेस भी नहीं आते। तो इसके बारे में आपको हाउ नाउ होना जरूरी है, कोहा सॉफ्टवेयर के बारे में ये बहुत जरूरी है। तो अब ये कोहा के बारे में, डी स्पेस के बारे में ये नॉलेज होना जरूरी है। तो ये हमारा जब तक कुरिकुलम डिजाइन नहीं होगा, अच्छा हमारा कोर्स नहीं होगा, स्टूडेंट्स उस तरीके से स्टडी नहीं कर सकेंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि जो डॉक्टर हजरात हैं वो कुरिकुलम डिजाइन करने में जो है ना बढ़ चढ़ जो है कि वो जो है ना वो हिस्सा ले। ये मजीद में मैं आपको लिख भी देता हूँ, कोहा सॉफ्टवेयर, आपने जरा इसको गूगल भी कर लेना है और इस कोहा के आपने मॉड्यूल्स भी चेक करने हैं, ठीक है। कोहा के मॉड्यूल्स क्या क्या होते हैं।
वो भी आपने चेक करने हैं, ठीक है। और ये कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। कस्टमाइज्ड का मतलब ये होता है, आपको की सादा सी मिसाल दूं, एक होता है कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर की मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि आप रिवॉल्विंग चेयर के ऊपर जब बैठते हैं ना, रिवॉल्विंग चेयर के ऊपर, तो उसमें एक ऑप्शन होता है कि आपने अपनी चेयर को अपनी हाइट के मुताबिक एडजस्ट करना होता है, ठीक है। हाइट के मुताबिक मुताबिक एडजस्ट करना होता है कि आप उसको सीट को थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं, डाउन भी कर सकते हैं, ज्यादा हाइट पे भी लेके जा सकते हैं। या फिर आप गाड़ियों में सफर करते हैं, आप फैसल मूवर या डाइवो वगैरह पे आपने सफर किया, तो आपकी सीट की जो है जो एडजस्टमेंट होती है, वो अपनी हिसाब से आप सीट की एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो कस्टमाइजेशन यही चीज होती है कि उस सॉफ्टवेयर को आपने अपनी जरूरत के मुताबिक जो है उसको कस्टमाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो और एक होता है कस्टमाइज और एक होता है फ्री सॉफ्टवेयर। फ्री का मतलब ये होता है कि वो उसकी कोई कीमत नहीं होगी, कोई लागत नहीं होगी, ठीक है। वो आपको सॉफ्टवेयर दे दे, जिस तरह से लिम्स सॉफ्टवेयर है हमारे पास, वो फ्री है, कस्टमाइज नहीं है। उसमें आप छेड़खानी, आप सॉफ्टवेयर को तो छेड़ सकते हैं लेकिन आप उसको कस्टमाइज नहीं कर सकते। इस तरीके से बाकी सॉफ्टवेयर है जो वो कस्टमाइजेशन वाला नहीं है। कस्टमाइजेशन का मतलब यही है कि आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक। या जिस तरीके से हम ये कीबोर्ड यूज करते हैं मोबाइल के अंदर, उसमें भी आपके फोन की कस्टमाइजेशन है कि फोन आपने छोटा रखना है, बड़ा रखना है, तो इसको बोलते हैं कस्टमाइजेशन, ठीक है। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। कोहा सॉफ्टवेयर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है, इसमें आप अपने हिसाब से चेंजिंग इसके अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट, आर्काइवल स्टडीज डिग्री क्या होती है। आर्काइव्स हैव a critical role in many social aspects. They are repositories of cultures, unique records, documents, and other texts. Archival studies over traditional manuscripts and archives practice and theory. This specialized area adds to the dramatic expansion of the field of archives. आर्काइव का पहले आपको मैं कॉन्सेप्ट बता दूं कि आर्काइव का मतलब क्या है। आर्काइव का मतलब होता है किसी चीज के, किसी मजमूए को संभाल के रखना, ठीक है। मिसाल के तौर पर अब हम कहते हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है, मतलब लेटर्स हैं, गवर्नमेंट बेस्ड के लेटर्स हैं। अब उन गवर्नमेंट लेटर्स, तमाम लेटर्स को हमने स्कैन किया, स्कैन करने के बाद हमने एक स्टोरेज बनाई, उस स्टोरेज के ऊपर हमने उनको रख दिया। तो ये बेसिकली हमने क्या क्या, हम कैद आजम के लेटर्स ले लेते हैं, कैद आजम के लेटर्स को हमने स्कैन किया, स्कैन करने के बाद एक फोल्डर के अंदर हमने स्टोर कर लिया। तो बेसिकली हमने क्या कर लिया, ये हमने कैद आजम के तमाम लेटर्स को आर्काइव कर लिया, ठीक है। ये है बेसिकली आर्काइविंग। आर्काइविंग का मतलब क्या है, किसी चीज को स्टोर कर लेना और संभाल के रखना, वो आर्काइविंग कहलाता है। आर्काइवल स्टडीज डिग्री, यानी इसके लिए भी, आर्काइवल के लिए भी एक अलग से सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, पूरा सब्जेक्ट। आर्काइव्स हैव अ क्रिटिकल रोल इन मैनी सोशल एस्पेक्ट्स। दे आर रेपोजिटरीज ऑफ कल्चर। रेपोजिटरीज, वही रेपोजिटरी और आर्काइविंग सेम चीज है। रेपोजिटरी का मतलब भी यही है कि चीजों को मैनेज करके रखना, इकट्ठा करके रखना, संभाल के रखना, और बवक्त जरूरत वो काम भी आ सके। Book art degree. In 1985, the University of Alabama established the first book arts program. The emphasis of the program is creative practice and original creative scholarship by preparing and educating students to become proficient in the book arts. Technology courses explore the historic craft and modern sensibilities. Reconciliation, it emphasizes the history, craft and art of the हैंडमेड बुक्स। बुक आर्ट डिग्री का मतलब ये है कि
देखिए, बुक्स को लिखने के भी डिफरेंट तरीके, अभी तो खैर टाइपराइटर वगैरह आ गया, टाइपिंग आ गया, कंपोज का सिस्टम चेंज हो गया है। लेकिन इससे पहले आपको पता है कि बुक्स जो लिखी जाती थी वो कुछ कलम से लिखी जाती थी, बॉल पॉइंट से लिखी जाती थी, पेन से लिखी जाती थी, और उसकी जो नवीस निगारी थी, उसको जो लिखने का अंदाज था, वो मुख्तलिफ हुआ करता था। तो बेसिकली वो जो है उसको कहते हैं बुक आर्ट। यानी अभी हमारे पास तो अब तो स्टैंडर्ड बन गया है ना, कि आपकी हर बुक का फॉन्ट इतना होगा, उसकी हेडिंग का फॉन्ट इतना होगा। एपीए जो स्टाइल है, एपीए स्टाइल, अब आप हम सब उसको फॉलो करते हैं। पहले कोई इस तरह के स्टैंडर्ड्स थे ही नहीं। तो उसकी अलग से जो है ना एक डिग्री थी बुक आर्ट की। चिल्ड्रंस लाइब्रेरी सर्विसेज डिग्री। Library children services include kids from birth to 11 years old and their caregivers and parents. Libraries offer एक्टिविटीज, स्टोरी टाइमिंग्स बुक। अब इसमें जो है ना चिल्ड्रन लाइब्रेरी सर्विसेज डिग्री में मतलब ये है कि आपने ये जहन में रखना है कि चिल्ड्रंस के लिए, क्योंकि एक स्पेशल किस्म की जो है ना आपके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए। क्योंकि एक स्टूडेंट्स को समझाने में, एक प्रोफेशनल को समझाने में, और एक चिल्ड्रन को ट्रेन करने में या लर्निंग देने में बड़ा फर्क होता है। तो बच्चों की जो तालीम है या जो उसकी ग्रोथ है या उनको सर्विसेज देने का जो तरीका है, उसके लिए एक अलग से पूरी स्टडी है। तो उस स्टडी को सामने रख के जो है ना एक उसकी स्पेशलाइजेशन की डिग्री दी जाती है। इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स डिजाइन एंड एनालिसिस डिग्री। कोर्सेज इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स डिजाइन एंड एनालिसिस प्रेजेंट। इससे पिछली जो एक स्लाइड थी वो शायद मैं शो नहीं कर पाया। ये मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि बच्चों को तालीम देने के लिए जो है वो एक स्पेशल किस्म की जो है ना आपको एक्सपर्टीज चाहिए, क्योंकि एक आम बंदे को समझाने में, बात करने में और स्टूडेंट्स को समझाने में जो है ना वो बड़ा फर्क होता है। इस वजह से उसके लिए स्पेशलाइजेशन अलग से होती है। अच्छा जी, इसके अलावा ये है कि आपका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स डिजाइन एंड एनालिसिस डिग्री। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम कोर्सेज इन इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन एंड एनालिसिस present a practical approach system development in information technology. They learn to blend project management techniques, object oriented methods, and traditional structural analysis skills. Information system design and analysis courses prepare students who plan to attend a 2 or 4 year school for e-commerce, computer sciences, and information systems. Throughout the courses, students complete case studies dealing with different system design and analysis phases. अच्छा, इसके अंदर ये है कि आपका जो सिस्टम्स है ना, आप मतलब स्टूडेंट्स को जो पढ़ाने का तरीकाकार है, उस सिस्टम को पूरे को एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस करने के बाद फिर उसको डिजाइन किया जाता है। डिजाइन करने के बाद फिर उसको काबिल फाहम बनाया जाता है कि उसको जो है स्टूडेंट्स के लिए काबिल फाहम हो और इजी हो और अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, तो ये एक अलग से स्टडी है। नॉलेज मैनेजमेंट डिग्री, ये जिसको हम शॉर्ट में केएम डिग्री भी कहते हैं। नॉलेज मैनेजमेंट डिग्री, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में केएम डिग्री भी कहते हैं। अच्छा, प्रेजेंटेशन किसी ने मैसेज किया है कि शो नहीं हो रही, जरा बताइएगा शो हो रही है या नहीं हो रही। मैसेज मुझे कर दीजिएगा काइंडली।
ओके, शो हो रही है, ठीक हो गया। अच्छा, तो नॉलेज मैनेजमेंट, जिस तरह मैंने कहा, केएम डिग्री भी इसको बोलते हैं। इसका ये है कि आपने नॉलेज को कैसे मैनेज करना है। नॉलेज मैनेजमेंट इज द क्रिएटिंग, मैनेजिंग, यूजिंग एंड शेयरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो बुक्स होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन को बाद आप लाइब्रेरी ले ली, ठीक है। इस लैब किसी भी लाइब्रेरी के अंदर उसके नॉलेज को प्रॉपरली कैसे मैनेज किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, शेल्व किया जाता है, काबिल रिट्रीव बनाया जाता है, ये सारे नॉलेज जो है ये नॉलेज मैनेजमेंट डिग्री में ही आता है। The discipline was established in 1991। 1991 में ये डिसिप्लिन बुनियादी तौर पर वजूद में आया है। It included courses taught in information and library sciences and information systems and तो इसमें यह है कि डिसिप्लिनरी तो द डिसिप्लिन वाज एस्टेब्लिश्ड 1991 में आया था। इट इंक्लूडेड कोर्सेज taught in information and library sciences and management information systems एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड के अंदर भी इस्तेमाल हो। लाइब्रेरी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिग्री, देयर आर several distinctions in administration, management, and organization, which are of importance to administrator, managers, and organizers of learned industrial, business, or academic enterprises and institutions. The study is useful and applicable to library and information sciences as well as sociology, psychology, mathematics, statistics, economics, finance and public administration management। ये जो हमारी लाइब्रेरी मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डिग्री है, ये मैंने आपको शुरू बिल्कुल स्टार्ट में बताया था कि इस डिग्री के डिफरेंट किस्म के नाम हैं। मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर इसको मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर मुख्तलिफ नामों से बुलाया जाता है। अब ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिग्री है, ये भी मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर इस डिग्री का नाम है। और इसका अब वहाँ के लोग जिस जगह के ऊपर इस नाम से डिग्री ली जा रही है, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे बुनियादी तौर पर ये हो रहा है कि आपने चीजों को मैनेज कैसे करना है, और इसका ज्यादातर ताल्लुक जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन से है। यहाँ पे आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी आ गया है कि आपके रिसोर्सेस किस तरीके से काम करते हैं। और उसके अलावा नेक्स्ट वन पे कल्चरल हेरिटेज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट डिग्री। कल्चरल हेरिटेज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट डिग्री, कल्चरल हेरिटेज information management requires a course
meet to prepare students for the management of primary resources material. अच्छा, प्राइमरी रिसोर्सेज मटेरियल के बारे में और सेकेंडरी रिसोर्सेज मटेरियल और ट्रेजरी रिसोर्सेज मटेरियल, ये तीन किस्म के रिसोर्सेज होते हैं। जरा काइंडली मुझे बताइएगा, प्राइमरी रिसोर्सेज मटेरियल क्या चीज होती है? कोई इसके बारे में किसी को है आइडिया, कोई बता सकता है? प्राइमरी रिसोर्सेज मटेरियल के बारे में कोई जानता है? यस सर, नो में रिस्पॉन्स करते जाएं ताकि मुझे पता चलता रहे। प्राइमरी रिसोर्सेज मटेरियल क्या होता है? अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, मेरे ख्याल में इब्राहिम भाई ने भी गूगल का फटाफट सहारा लिया है। ओके 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 ओके, गूगल ने बहुत से हमारे मसाइल हल कर दिए हैं। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ प्राइमरी रिसोर्सेज मटेरियल बेसिकली होते क्या है। प्राइमरी रिसोर्सेज मटेरियल जो है वो बुनियादी तौर पर मिसाल के तौर पर देखें ना, अलामा इकबाल का एक खत है, ठीक है? उस वो जो खत है वो उसका प्राइमरी सोर्स है, ठीक हो गया। उसके बाद उस खत के ऊपर कोई तहकीक हुई है, उस खत के ऊपर कोई रिसर्च हुई है, तो उस खत के बाद वो उसका सेकेंडरी सोर्स बन जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरीके से जब हम कोई बुक लिखता है, कोई आथर कोई बुक लिखता है, तो वो बुक उसका प्राइमरी सोर्स है। उस किताब के ऊपर मजीद तहकीक होती है, यानी उस किताब को पढ़ के हम उसको अब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, उस किताब की समरी बनाते हैं। तो अब उस किताब वो जो खुद किताब है वो उसका प्राइमरी सोर्स है, उसके ऊपर जो समरी बनाते हैं वो उसका सेकेंडरी सोर्स हो गया। अच्छा जी। उसके बाद ये है कि तो बेसिकली ये उस सोर्स की बात हो रही है, प्राइमरी सोर्स की और सेकेंडरी सोर्स की। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि कल्चरल हेरिटेज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट requires a course meet to prepare students for the management of primary source material। प्राइमरी सोर्स मटेरियल से मुराद वही है जो इब्तदाई तौर पर लिखा गया या बनाया गया इन द म्यूजियम्स, आर्काइव्स एंड स्पेशल लाइब्रेरी कलेक्शंस। अब जो कायद आजम के खतूत हैं, मिर्जा गालिब के खतूत हैं, अलामा इकबाल के खतूत हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? ये प्राइमरी सोर्सेज हैं वहां पे। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें कि म्यूजियम्स क्या हमारा ताल्लुक होता है, म्यूजियम भी जाहिर बात है एक ऐसी जगह है जहाँ पे मटेरियल को कलेक्ट किया जाता है। आर्काइव्स और स्पेशल लाइब्रेरी कलेक्शन, स्पेशल लाइब्रेरी कलेक्शन से मुराद ये है कि जो मेडिकल लाइब्रेरी है वो सिर्फ मेडिकल के लिए होगी। इसी तरीके से अगर कोई इंजीनियरिंग की लाइब्रेरी है तो वो इंजीनियरिंग पर्पज के लिए होगी। तो इस तरह की जो लाइब्रेरीज होती हैं वो स्पेशल लाइब्रेरीज कहलाती हैं। और डिजिटल लाइब्रेरी साइंस डिग्री, डिजिटल लाइब्रेरी मैंने आपको पहले बताया है कि लाइब्रेरियां तीन किस्म की होती हैं। एक एक लाइब्रेरी डिजिटल लाइब्रेरी है, एक है वर्चुअल लाइब्रेरी, और एक है हाइब्रिड लाइब्रेरी, और एक है आपकी मैनुअल लाइब्रेरी। मैनुअल लाइब्रेरी जो होती है उसमें बुक्स जो है वो मैनुअल पड़ी होती है, ठीक है। डिजिटल लाइब्रेरी ये होती है
कि आपका आपका सारा सिस्टम जो आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में मिलती है। वहां से आप आर्टिकल तलाश करते हैं, बुक्स भी डिजिटल फॉर्म में पढ़ सकते हैं। अब कुछ लाइब्रेरी जो है वो डिजिटल भी होती हैं और मैनुअल भी होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हाइब्रिड लाइब्रेरी बोलते हैं। इसी तरीके से जो वर्चुअल लाइब्रेरी है, वर्चुअल लाइब्रेरी और डिजिटल आम लाइब्रेरी में फर्क ये है कि वर्चुअल लाइब्रेरी में बिल्डिंग की इन्वॉल्वमेंट की होगी, बिल्डिंग उसमें नहीं होगी, ठीक है। वो वर्चुअल लाइब्रेरी होगी। मिसाल के तौर पर आप यहाँ इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं और वर्चुअल लाइब्रेरी अमेरिका वाशिंगटन में है, तो आप वहां से बैठकर जो है ना उसको यूज कर सकते हैं उस लाइब्रेरी को। तो डिजिटल लाइब्रेरी साइंस की डिग्री यानी कि स्पेशल डिजिटाइजेशन कैसे करते हैं आपने। A digital library is a database found online that includes video, audio, still images, यानी ऐसी लाइब्रेरी जिसका सारा डेटा जो है वो डिजिटल फॉर्म में हो, यानी कंप्यूटर की स्क्रीन पे आप बैठ के पढ़ सकते हो। उसमें वीडियो भी शामिल है, उसमें ऑडियो भी शामिल है, उसमें इमेजेस वगैरह भी शामिल हैं, ठीक है। और प्रिंट एज वेल एज डिजिटल कंटेंट दैट इज ओरिजिनली प्रोड्यूस सच एज सोशल मीडिया पोस्ट एंड वर्ड प्रोसेस फाइल। Besides storing content, they provides a way to organize search and reflection content। तो बुनियादी तौर पर जो है ये डिजिटल लाइब्रेरी जो है आपको, जो मैंने आपको बताया है, इसमें ऑडियो, वीडियो और इन सारे फॉर्मेट को जो है ना वो आप सिर्फ कंप्यूटर की स्क्रीन पे ही देख सकते हैं। नेक्स्ट वन है लाइब्रेरी साइंस वर्सेस लाइब्रेरियनशिप। और ये मैंने आपको शुरू में बिल्कुल स्टार्ट में बताया था, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि लाइब्रेरी साइंस क्या है और लाइब्रेरियनशिप क्या है। There is no general agreement in the distinction between librarianship and library science। तो इसमें जो डिफरेंस जो है वो बड़ा सिंपल सा है कि लाइब्रेरी साइंस जो है वो नॉलेज है और लाइब्रेरियनशिप जो है वो प्रोफेशन है। लाइब्रेरी साइंस एक डिग्री है और लाइब्रेरियनशिप एक प्रोफेशन है। They differ most in connection. Most librarians use the term library science as a terminological variation mean to emphasize the technical and scientific foundations and their relation to information sciences. Library information science is not the same as information theory, which is a mathematical study of the information concept। आप सिंपल सी बात जहन में रखें कि लाइब्रेरी साइंस जो है वो नॉलेज है और लाइब्रेरियनशिप प्रोफेशन है। ठीक हो गया। अब लाइब्रेरियनशिप क्या चीज है, जो हम लाइब्रेरियन हैं या डिप्टी लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, जो प्रैक्टिशनर्स काम कर रहे हैं, ये लाइब्रेरियनशिप का एक प्रोफेशन है। और लाइब्रेरी साइंस क्या है, लाइब्रेरी साइंस जो है वो एक नॉलेज है जो हम हासिल करते हैं, और लाइब्रेरी साइंस पढ़ने के बाद फिर आके हम लाइब्रेरियनशिप का प्रोफेशन हासिल करते हैं, प्रोफेशन को एक्सेप्ट करते हैं। फिर एक दफा क्लियर कर लूं, ये चीज बहुत जरूरी है, आपको बार बार लोग भी सवाल कर सकता है कि लाइब्रेरी साइंस एंड लाइब्रेरियन प्रोफेशन में, कि लाइब्रेरी साइंस जो है वो एक एकेडमिक है, इल्म है जो आप हासिल करके आते हैं, और लाइब्रेरियनशिप एक प्रोफेशन है जिसको आप आके अडॉप्ट करते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद है इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस ऑफरिंग LIS प्रोग्राम्स इन पाकिस्तान। कौन कौन सी इदारे हैं जो ये परफॉर्म कर रहे हैं, इदारों का नाम क्या है। द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, गोमल यूनिवर्सिटी, अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, अलामा यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, खुशहाल खां खटक यूनिवर्सिटी, बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा, यूनिवर्सिटी ऑफ पिशावर, यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा, यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी, मिनहाज यूनिवर्सिटी, मुहैय्यदीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी, सरहद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और एडवर्ड्स कॉलेज, और नेशनल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट। ये 18 जो है जिसमें एक डुप्लीकेशन आ गई अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाली। तो आप 17 जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस वक्त डिग्री को सर्व कर रही है। तो आज की हमारी ये प्रेजेंटेशन थी, और आपके साथ हमारा ये वर्कशॉप्स लेक्चर था। आपको लेक्चर कैसा लगा, ठीक है, कोई कमी कोताही, कोई आप सजेशन देना चाहें तो काइंडली मैसेज कर दीजिएगा, मैं देख रहा हूँ आपका मैसेज।
और अपने सजेशंस भी दीजिए और ये भी बताइए कि आज का लेक्चर कैसा था और इस वर्कशॉप में आपको कुछ सीखने के लिए भी मिला या नहीं मिला, ये ज़रा काइंडली मैसेज कर दिए। अच्छा, प्रेजेंटेशन जो है वो आपको जो है ना, ये ग्रुप आ गए हैं उसके अंदर, ठीक है। कोई एक बंदा, ये नजीबुल्लाह, आप जो है ना अपना मोबाइल नंबर टेक्स्ट कर दीजिए, ठीक है। आपके साथ कोऑर्डिनेट कर लूंगा, तो बाकी आप बाकी लोगों के साथ जो है ना कोऑर्डिनेशन हो जाएगी। हाँ नजीबुल्लाह, आपका बस नंबर आ गया, ठीक हो गया, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह जो है ना मैं कोऑर्डिनेट कर लूंगा इंशाल्लाह आप लोगों के साथ, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच ऑफ यू। और इंशाल्लाह मेरे लिए किसी भी किस्म की कोई खिदमत हो तो मैं हाजिर हूँ। कुछ आप क्वेश्चन करना चाहें, कुछ पूछना चाहें तो मैसेज कर दीजिए। 5 मिनट हमारे पास बाकी हैं। बाकी आप लोग मेहनत करें, तवज्जो से पढ़ें, फुल कोऑपरेशन करें। और उसके अलावा बेशक ये ऑनलाइन होता है, लेकिन आप थोड़ा सा टाइम निकाला करें। बाज़ औक़ात ये भी देखने में आया है कि कुछ स्टूडेंट्स जो है ना बस लॉगिन तो होते हैं और खुद कहाँ होते हैं ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग प्रोफेशनली मैच्योर हैं और इस प्रोफेशन की खिदमत करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है आप बी सीरियस होके इन वर्कशॉप्स को लेंगे, बी सीरियस होके आगे बढ़ेंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपको कामयाबी दे, कामरानी दे। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आपको खुश रखे, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।